क्वेश्चन नंबर 10। इसमें ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल दिया हुआ है। तो ये प्रूव करना है कि बी और सी जो है इक्वल नहीं होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्वल नहीं होगा, ठीक है, इक्वल हो भी सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि इक्वल होगा ही होगा। तो जब इक्वल नहीं करने का हम लोग को प्रूव करना है तो उसके लिए एग्जाम्पल ले लेंगे सीधे, ठीक है। प्रूव करना होता तो फिर थ्योरेटिकल वे में जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं, बट क्योंकि इक्वल प्रूव नहीं करना है तो डायरेक्ट एग्जाम्पल ले लेंगे और काम खत्म, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे लेट हम लोग क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल होना चाहिए, यानी कि ए बी में जो कॉमन आएगा वही ए सी में भी कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि ए बी है, बी जो है बी सी है, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया बी। सी क्या है, बी डी है, तो ए और सी में क्या कॉमन हो गया बी, ठीक है। थस सो दैट सच दैट, एस टी का मतलब हो गया सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी, है ना। बी ही कॉमन आ रहा है, ए बी में भी बी कॉमन है, ए सी में भी बी कॉमन है, तो दोनों का इंटरसेक्शन आपस में इक्वल हो गया। बट एज वी कैन सी बी इज नॉट इक्वल टू सी, है ना। बी और सी क्या इक्वल है, देखिए बी जो है बी सी है और सी तो अपना बी डी है, तो इक्वल नहीं है। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें 3 सेट का बात हो रहा है, ए एक्स और बी का, ठीक। ए एक्स का इंटरसेक्शन बी एक्स का इंटरसेक्शन फाई आता है, मतलब दोनों इक्वल है। ए एक्स का यूनियन और बी एक्स का यूनियन आपस में इक्वल है, ठीक है, यानी कि ए का एक्स के साथ में यूनियन करने पे जो सेट आएगा सेम सेट बी और एक्स का यूनियन करने पे भी आता है, यानी कि ए एक्स का यूनियन और बी एक्स का यूनियन इक्वल दिया हुआ है, और ए एक्स का इंटरसेक्शन बी एक्स का इंटरसेक्शन भी इक्वल दिया हुआ है। ये दोनों का वैल्यू भी दिया हुआ है कि ये दोनों फाई आता है, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। प्रूव ये करना है कि ए और बी आपस में इक्वल होगा। तो देखिए इसको जो है एक फॉर्मूला की मदद से हम लोग बनाएंगे। सिंस सेट ए को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। कैसे, देखिए ए का किसी सेट के साथ में हम यूनियन बनाएं, ठीक। यूनियन बनाने के साथ में ये जो नया सेट आया इस सेट का ए के साथ में इंटरसेक्शन करेंगे, यानी कि कॉमन निकालेंगे। तो इस सेट में और इसमें क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो वापस से सेट ए ही आएगा, यानी कि ए को हम ऐसा लिख सकते हैं। आपको एग्जांपल दे करके बताना है। देखिए मानते हैं कि सेट ए अपने पास है 1 2, ओके, एक्स है 3, ठीक। तो ए यूनियन एक्स क्या आ जाएगा 1 2 3, यही आएगा ए यूनियन एक्स। अब ए और ए यूनियन एक्स का कॉमन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 2 कॉमन है ना। 1 2 का मतलब क्या हो गया सेट ए। तो देखिए सेट ए को हम ऐसा लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। एक्चुअली किसी भी सेट को ऐसा लिख सकते हैं कि किसी भी, जैसे मान लेते हैं कोई सेट सी है मेरे पास, तो सी को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं सी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी, कि सी का किसी सेट के साथ में यूनियन की और यूनियन करने के बाद में सी के साथ में इंटरसेक्शन कर ली, तो वापस से सी ही मिलेगा अपने को, ठीक। ये एक तरह से फॉर्मूला ही हो गया, इसको आपको याद रखना होगा, ओके। सो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी यूनियन एक्स दिया हुआ है, तो बी यूनियन एक्स यहाँ पे लिख देंगे एज ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ओके, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ चलाएंगे तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको पता होना चाहिए, ओके। अब ए इंटरसेक्शन बी के बारे में तुमको कुछ पता है नहीं, यूनियन, लेकिन ए इंटरसेक्शन एक्स इसका वैल्यू पता है। ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है, बी इंटरसेक्शन एक्स है, तो बी इंटरसेक्शन एक्स लिख देंगे एज ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स क्या है, पाई है, तो सीधे पाई लिख देंगे, क्योंकि ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 गिवन है।
यहाँ पर भी डायरेक्ट फाई रख सकते थे ए इंटरसेक्शन एक्स के जगह पर, कोई दिक्कत नहीं है, और जस्ट हम एक लाइन बढ़ा दिए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अब ए इंटरसेक्शन बी और फाई इन दोनों का यूनियन करेंगे तो वापस से क्या मिलेगा अपने को, ए इंटरसेक्शन बी ही मिलेगा, क्योंकि फाई का तो मतलब कुछ नहीं है, इनका कोई एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पर। जब कोई एलिमेंट नहीं है और इसका अगर हम ए इंटरसेक्शन बी के साथ में यूनियन करते हैं तो वापस से ए इंटरसेक्शन बी ही मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि सेट ए जो है ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली सेम प्रोसेस से बी पर काम करेंगे। सेट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंस कर लीजिए, सिंस सेट बी इज इक्वल टू बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, करेक्ट, सेम चीज़। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए यूनियन एक्स, क्योंकि वो दिया हुआ है एज बी यूनियन एक्स इज इक्वल टू ए यूनियन एक्स, दिया हुआ है ना यहाँ पर, तो बी यूनियन एक्स की जगह पर ए यूनियन एक्स लिख दिए। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चलाएंगे तो बी इंटरसेक्शन ए आ जाएगा, यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स आ जाएगा, ये ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन ए तो ठीक है, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं, लेकिन बी इंटरसेक्शन एक्स इसका वैल्यू क्या है, फाई है। जैसे यहाँ पे फाई रखे थे ना बी इंटरसेक्शन एक्स के जगह पर, सेम यहाँ पर भी फाई रख देंगे, फाई रख दिया, यहाँ पे लिख देते हैं एज बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब क्या है, बी इंटरसेक्शन ए और फाई इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन ए आएगा, करेक्ट। बी इंटरसेक्शन ए को अगर हम फाई के साथ में यूनियन करते हैं तो वापस से बी इंटरसेक्शन ए ही आएगा, तो वही आएगा। अब बी इंटरसेक्शन ए को हम क्या ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, ए का बी के साथ में इंटरसेक्शन करें या फिर बी का ए के साथ में करें, चीज़ तो वही आएगा, इक्वल चीज़। सो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या हो गया, शुरू कहाँ से किए थे, बी से शुरू किए थे, मतलब हुआ कि बी जो है अपना ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिल जाएगा हम लोग को, ये तो मतलब बच्चा वाला चीज़ है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा कि सेट ए और सेट बी आपस में इक्वल है। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 1 का RHS और इक्वेशन 2 का RHS आपस में इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होगा, यानी कि A इज इक्वल टू बी। ओके, सो इस तरीके से जो है इसको प्रूव करेंगे। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा हो तो हम बता दें कि यहाँ से जो है इतना इस पूरे के बाद में ये है। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखे होंगे वीडियो को तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं देखा है तो वापस से आप रिवाइंड कर लीजिए और देख लीजिए। इसको बनाने का एक और तरीका हम बताते हैं जो कि थोड़ा सा लंबा है, तो हम सोचते हैं कि वो भी बताना ज़रूरी है, बताते हैं। तो दूसरे तरीका में फॉर्मूला का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर बनाएंगे। ए और बी को इक्वल दिखाना है, मतलब ए को बी का सबसेट दिखाना होगा और फिर बी को ए का सबसेट दिखाना पड़ेगा, तो बस उसी पर काम करेंगे। लेट कर लेते हैं कि एक्स कोई एलिमेंट है ए का, ठीक है। सो अगर एक्स ए का एलिमेंट है तो ए का हम किसी के साथ भी यूनियन करेंगे, उस यूनियन में भी एक्स शामिल होगा, यानी कि एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन एक्स, करेक्ट। जब यूनियन करेंगे तो एक्स भी तो जाएगा ही, इम्प्लाइज एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी यूनियन एक्स, तो उसकी जगह पर बी यूनियन एक्स लिख दी एज ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स गिवन था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x या तो b का एलिमेंट है या नहीं तो फिर x जो है x का एलिमेंट है, क्योंकि जब यूनियन में आ रहा है तो दोनों में से किसी में तो होना चाहिए, या तो b में होना चाहिए या फिर x में होना चाहिए। ठीक है, चलिए b में हो गया, अगर b में होता है तो अपना तो काम बन ही जाता है, लेकिन अगर x में है तो दिक्कत है, तो इसी को मान के चलते हैं। अगर पॉसिबल है तो मान लेते हैं कि x जो है x का एलिमेंट है, ठीक है, इफ पॉसिबल then let x is an element of x, ठीक है। then अब ध्यान से देखें, x x का एलिमेंट है और x a का एलिमेंट है, यानी कि x जो है a और x दोनों में शामिल है, मतलब a x का इंटरसेक्शन में x शामिल होगा, ठीक है ना, क्योंकि x जो है a में भी था
और x में भी है, इसका मतलब इंटरसेक्शन में है। अब इंटरसेक्शन में है तो इस इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन x का वैल्यू देखिए 5 दिया हुआ है ना, तो उसको 5 लिख देंगे, x इज एन एलिमेंट ऑफ 5 एज ए इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 5 गिवन है। तो क्या ये पॉसिबल है कि x जो है 5 का एलिमेंट हो? पॉसिबल है क्या? नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग का जो सपोजिशन था, सपोजिशन क्या था कि भाई x जो है x का एलिमेंट हो, ये ना माने थे कि अगर पॉसिबल है तो x का एलिमेंट होगा, और अगर x का एलिमेंट होगा तो उसके कारण जो हमारे पास ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। इसका मतलब ये सपोजिशन क्या है? रॉन्ग है। और सपोजिशन दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ x इज रॉन्ग। ओके, जब ये रॉन्ग है तो सही क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि x जो है b का एलिमेंट है। ये बात सही है, ये गलत है, ये सही है, करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग को क्या मिला? थस वी सी कि x a का एलिमेंट था और वो चल करके हम लोग को मिला b में, करेक्ट। x was an element of a and we found that x is an element of b, यानी कि a का एलिमेंट b में मिलता है। तो ये हर एलिमेंट के लिए सही है, मतलब a का जितना भी एलिमेंट होगा वो सब जाके b में मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि a जो है b का सबसेट है। ये क्वेश्चन नंबर 1। सेम यही तरीका से हम लोग b को a का सबसेट दिखाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अब लेट कर लेते हैं कि y जो है b का एलिमेंट है, ठीक है। y b का एलिमेंट है। सो अब जब y b का एलिमेंट है तो b का अगर हम यूनियन करेंगे किसी के साथ में तो उसमें भी शामिल होगा y। सो y जो है एलिमेंट होगा b यूनियन x का, इम्प्लाइज y एलिमेंट होगा b यूनियन x किसके इक्वल है? a यूनियन x के, तो a यूनियन x लिख देंगे। क्यों? क्योंकि a यूनियन x b यूनियन x के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि y या तो a का एलिमेंट है या फिर y x का एलिमेंट है, दोनों में से किसी में तो होगा, या तो इसमें हो या फिर इसमें हो। तो मान के चलते हैं कि चलो ठीक है x में, इफ़ पॉसिबल, सेम चीज़ है ना, इफ़ पॉसिबल देन लेट y इज एन एलिमेंट ऑफ x। देन अब अगर y x का एलिमेंट है तो y पहले से b का तो एलिमेंट है ही, यानी कि b और x दोनों में शामिल है। इसका मतलब क्या हो गया कि y जो है b इंटरसेक्शन x में है, ठीक है। अब b इंटरसेक्शन x का वैल्यू क्या दिया हुआ है अपने पास? 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख सकते हैं उसके बदले में एज b इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 5। अब क्या ये पॉसिबल है कि y जो है 5 का एलिमेंट हो? नहीं पॉसिबल है, विच इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया कि y जो है x का एलिमेंट नहीं है, y इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ x बट y इज एन एलिमेंट ऑफ a, है ना। y अपना a का एलिमेंट है, x का एलिमेंट नहीं है। x का एलिमेंट मान के चलते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाता है आप लोग को, ठीक है। इसीलिए y a का एलिमेंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग को क्या मिला? थस वी गॉट y एलिमेंट किसका था? b का एलिमेंट था, है ना, इनिशियली, और वो चलते हुए अपने को मिला a में। y वॉज एन एलिमेंट ऑफ b एंड इम्प्लाइज, ये पूरा एक ही लाइन में होगा, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम उधर लिख नहीं पा रहे हैं। सो लिख ही देते हैं उसको किसी तरह से। y इज एन एलिमेंट, दस वी गॉट y एलिमेंट ऑफ b का एलिमेंट था, इम्प्लाइज y एलिमेंट ऑफ a, और जा करके आकर कर a में मिल गया, यानी कि b का सारा एलिमेंट हमको a में मिल रहा है। इसका मतलब b इज अ सबसेट ऑफ a। इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? 1 में पता चला कि a b का सबसेट है, 2 में पता चला कि b a का सबसेट है। जब दोनों एक दूसरे का सबसेट है इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इज इक्वल टू b, ठीक है। फाइंड a b c such that
इस तरीके से कि ए बी का जो इंटरसेक्शन है, बी सी का इंटरसेक्शन और ए सी का इंटरसेक्शन, ये सब नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट आता है, यानी कि ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन है, बी और सी में कुछ ना कुछ कॉमन है, और ए और सी में भी कुछ कॉमन एलिमेंट है। ये सब नॉन एम्प्टी सेट है। और साथ ही साथ अगर हम तीनों का इंटरसेक्शन करें, यानी कि ए बी और सी, इन तीनों का अगर इंटरसेक्शन हम करते हैं तो हम लोग को 5 मिले, यानी कि कुछ भी एलिमेंट कॉमन ना मिले। ऐसा मतलब हुआ कि दो सेट का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो कुछ कॉमन मिलेगा, लेकिन अगर तीनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं मिले। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये सोच रहे हो कि सर जब कुछ भी कॉमन नहीं चाहिए तो तीनों सेट को अलग अलग कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे ए को मान लिए 1 2, बी को मान लिए 3 4 और सी को मान लेते हैं 5 6। अब तीनों का अगर हम कॉमन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐसे करके। सो ए इंटरसेक्शन बी और सी का क्या इंटरसेक्शन है, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, 5। ए और 5 में क्या कॉमन, 5, कुछ भी कॉमन नहीं है। सो ये तो कंडीशन फुलफिल हो जाता है। लेकिन अब अगर ये जो दो सेट का बात बोला है, यानी कि ए बी का इंटरसेक्शन, बी सी का इंटरसेक्शन और ए सी का इंटरसेक्शन, ये होना चाहिए नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट आना चाहिए। करके देखिए, ए और बी का अगर हम लोग इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या आता है, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तो यहाँ पे आप फंस जाते हैं। वो बोला है कि 5 नहीं आना चाहिए, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन हो, ऐसा सेट लेना है। सो ये आइडिया जो आपका फ्लॉप हो जाता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसी पर काम कीजिए, इस पर नहीं। ये देखिए कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो जैसे सेट ए को मान लेते हैं ए बी मान लिए, सेट बी को मान लेते हैं बी सी, तो देखिए दोनों में कॉमन हो गया बी। ठीक, उसके बाद सेट सी को मान लेते हैं सी ए, तो देखिए सी ए में भी कुछ ना कुछ कॉमन आ गया, ए सी ए कॉमन आ गया, और बी सी में भी कॉमन है सी सी। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि दोनों सेट में जो है हम लोग को कॉमन मिल जा रहा है। सो देखिए ए बी का कॉमन क्या आ जाएगा, ए और बी का कॉमन बी, बी और सी का कॉमन, बी और सी का कॉमन अपना हो गया सी। उसके बाद ए और सी में क्या कॉमन है, ए, तो तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, नॉन एम्प्टी हो गया। अब ये कंडीशन है कि तीनों का जो कॉमन करेंगे तो 5 आना चाहिए, तो वो भी देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा। ठीक है, सो ए इंटरसेक्शन बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आया, सी आया, सी कर लेते हैं। अब ए और सी में क्या कुछ कॉमन है, ए में क्या सेट है, ए बी है और इसमें सी है, कुछ तो कॉमन नहीं है, यानी कि 5। तो देखिए कंडीशन फुलफिल हो गया कि अगर दो का हम कॉमन निकाल रहे हैं तो हम लोग को नॉन एम्प्टी सेट मिल रहा है, और जब तीनों का कॉमन निकालें तो 5 मिल गया। तो ये होगा अपना आंसर। यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी सी, सो इतना हेंस ए बी एंड सी आर रिक्वायर्ड सेट्स। अब 13 नंबर से क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया। ठीक है, प्रूफ करना कुछ भी नहीं है, अब हम लोग को नंबर ऑफ एलिमेंट पर काम करना है, जो फार्मूला सब पढ़े थे उसके बेसिस पे। सो 600 स्टूडेंट का ग्रुप है, और उसमें जब सर्वे किया गया तो पता ये चला कि 150 स्टूडेंट ऐसा है जो कि चाय पी रहा है, टी पीता है, 225 स्टूडेंट कॉफ़ी पी रहे हैं, और 100 स्टूडेंट ऐसा है जो कि चाय और कॉफ़ी दोनों ही पीता है। ठीक, तो हम लोग को पता ये करना है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ना तो चाय पी रहे हैं, यानी कि टी का कॉम्प्लीमेंट, नहीं का बात हो गया तो कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, ना तो चाय पी रहे हैं और का मतलब इंटरसेक्शन, और ना ही कॉफ़ी पी रहे हैं। ठीक है, सो कॉफ़ी का भी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि दोनों का ही कॉमन में पूछा है कि ना तो चाय पिए और ना ही कॉफ़ी पिए। ठीक, इसलिए दोनों का कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन कर दें हम लोग, तो ये हम लोग को पता करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे डी-एलेम्बर्ट्स लॉ आपको याद होगा, जब दो सेट का इंटरसेक्शन करते हैं और अगर दोनों में कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ हो तो वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, ये बन जाता है यूनियन, टी यूनियन सी बन जाएगा, और ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो ऊपर चले जाता है, ऐसा हो जाता है। हाँ, अब किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, जो यूनिवर्सल सेट है उससे जो है इस सेट को माइनस कर देंगे। सो यूनिवर्सल सेट और माइनस ये सेट,
ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे नंबर में काम हो रहा है तो सब जगह नंबर लगा देंगे, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टी यूनियन सी। ठीक है, बस इसको आप सॉल्व करना है, ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं, घर का चीज़ है। माइनस ये फॉर्मूला पता है ना आपको, नंबर ऑफ टी यूनियन सी, यानी कि दो सेट का यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट पता करना है। तो कैसे पता करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, ये करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, यूनिवर्सल सेट में 600 स्टूडेंट हैं, चाय पीने वाला स्टूडेंट 150, कॉफ़ी पीने वाला स्टूडेंट 225 और चाय कॉफ़ी दोनों पीने वाला स्टूडेंट 100। ठीक है, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, इन दोनों को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो कितना आ जाता है, 2 1 375, 375 में से 100 माइनस करेंगे तो 275, 600 में से 275 माइनस करेंगे तो 325। अब क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप पर जो है सर्वे किया गया और सर्वे करने के बाद पता चला 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हिंदी बोलता है, 50 स्टूडेंट इंग्लिश बोल रहे हैं और 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही बोलता है। तो हम लोग को पता ये करना है कि टोटल कितना स्टूडेंट पर ये सर्वे किया गया। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है कि टोटल कितना ऐसा स्टूडेंट है जो कि कम से कम एक भाषा तो बोल रहा है, यानी कि या तो हिंदी बोल रहा होगा या फिर इंग्लिश बोल रहा होगा। तो कम से कम एक भाषा बोलने का मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि टोटल स्टूडेंट कितना है, जितना स्टूडेंट है सारा स्टूडेंट या तो हिंदी बोलता ही होगा या तो इंग्लिश तो बोलेगा ही, एक भाषा तो बोलेगा। मतलब यूनियन में हम लोग को जो है यहाँ पे नंबर पता करना है। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में मतलब कि दोनों का यूनियन में कितना नंबर है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एच यूनियन ए, बस यही पता करना। तो ये तो बड़ा आसान है, फॉर्मूला आपको पता है। क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एच प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ई माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई, दोनों का इंटरसेक्शन को माइनस कर देते हैं। सो हिंदी बोलने वाला स्टूडेंट अपने पास 100 हो गया, इंग्लिश बोलना है 50 और बाकी दोनों भाषा बोलना है 25 स्टूडेंट। 150 में से 25 माइनस कर लेंगे तो 125, यानी कि टोटल जो है 125 स्टूडेंट ऐसा है जो कि या तो हिंदी बोल रहा है या फिर इंग्लिश बोल रहा है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें 60 स्टूडेंट्स का ग्रुप है और उन पर सर्वे किया गया। सर्वे करके पता क्या चला कि एच न्यूज़पेपर पढ़ने वाला स्टूडेंट 25 है, टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाला स्टूडेंट 26 है, आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाला स्टूडेंट 26 है, यानी कि 26 स्टूडेंट आई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। एच आई दोनों न्यूज़पेपर को कितना स्टूडेंट पढ़ रहा है, 9। एच और टी दोनों न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं 11 स्टूडेंट, टी और आई दोनों न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं 8 स्टूडेंट और तीनों न्यूज़पेपर को पढ़ने वाला स्टूडेंट का संख्या 3 है, यानी कि 3 विद्यार्थी ऐसा है जो कि एच न्यूज़पेपर भी पढ़ता है, टी भी पढ़ता है और आई भी पढ़ता है। तो पूछा क्या, पहले पूछा है कि ऐसा कितना स्टूडेंट है जो कि कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़े। कम से कम एक पढ़ रहा है मतलब कि यूनियन निकालना है अपने को, है ना, कि तीनों का यूनियन में जो है कितना नंबर है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है यही पता करना है। और दूसरा में दिया हुआ है कि एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो ये पता करें। ठीक है, तो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ना है उसके लिए तो वेन डायग्राम हम लोग बनाएंगे और एटलीस्ट 1 वाला जो है यानी कि यूनियन वो तो फार्मूला से बना लेंगे, बड़ा ही ईजी है। देखिए 1 नंबर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एच यूनियन टी यूनियन आई इज इक्वल टू क्या है फार्मूला, फार्मूला है कि पहले तीनों सेट का जो है नंबर आप इसमें जोड़ लेंगे, जोड़ें, उसके बाद इंटरसेक्शन दो दो का इंटरसेक्शन लेंगे और दोनों को माइनस करते जाएंगे। सो एच इंटरसेक्शन आई माइनस एच इंटरसेक्शन टी और फिर माइनस टी इंटरसेक्शन आई। ठीक है, और फिर प्लस करेंगे तीनों का इंटरसेक्शन एच टी आई। ये फार्मूला आपको पहले से पता है। बस वैल्यू पुट करेंगे। सो एच में कितना है 25, टी में 26, उसके बाद आई में भी 26, इंटरसेक्शन में 9 11 और 8, 9 11 8 और तीनों का इंटरसेक्शन में 3 यानी +3। ठीक है, इसको जोड़िए, 26 दूनी 52, 3 55 और 5 60 20 80 माइनस 11 9 20 8 28, दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 56, 10 से 8 गया 2, 7 से 2 गया 5, 52 मतलब
2 नंबर हम लोग बनाएंगे वेन डायग्राम से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वेन डायग्राम के लिए हम एच का सर्किल बना लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये है एच, उसके बाद टी, इसको मान लेते हैं कि ये टी है, और आई, ये रहा अपने पास आई, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट बड़ा सा यहाँ से लेकर के पूरे बोर्ड को घेर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना यूनिवर्सल सेट। तो ये रहा एच, ये टी, ये आई, ठीक। ध्यान से समझिए, है ना। यहाँ पे लिखते हैं ए का मतलब क्या होगा कि ऐसा कितना स्टूडेंट है जो कि सिर्फ एच न्यूज़पेपर पढ़ता है। ये हो गया बी, मतलब ऐसा कितना स्टूडेंट है जो कि सिर्फ टी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और ये सी है, ऐसा कितना स्टूडेंट है जो कि सिर्फ आई न्यूज़पेपर पढ़ता है। अब यहाँ पर पूछा है एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन का मतलब कि एग्जैक्टली कितना स्टूडेंट है जो कि एच न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, टी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और आई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। ये हम लोग को पता करके बताना है, ठीक है। अब एच और टी का जो कॉमन एरिया है, यानी कि ये, इसको हम डी से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एच और आई, इसका जो कॉमन एरिया है, मतलब ये वाला पोर्शन है ना, एच और आई, इन दोनों का कॉमन ई मान लेते हैं। उसके बाद टी और आई का कॉमन एरिया, यानी कि ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग एफ मान लेते हैं, एफ है। और तीनों में जो कॉमन एरिया, इनके एच, टी और आई, तीनों का कॉमन एरिया ये वाला है ना, ये एरिया कॉमन। सो इसको मान लेते हैं जी, ओके। सो तीनों न्यूज़पेपर कितना स्टूडेंट पढ़ रहा है, 3 स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो ये जो 3 है, ये हो गया जी का वैल्यू, जी हो गया 3, ओके। अब इसके बाद देखिए टी और आई का इंटरसेक्शन कितना है, 8, यानी कि टी और आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है वो 8 है। तो टी और आई का कॉमन एरिया कहाँ है, टी एंड आई, ये हो गया कॉमन, यहाँ से लेके यहाँ, है ना। तो इसमें कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है, जी और एफ। जी एफ मिल करके टी और आई का जो है कॉमन एरिया बन रहा है, यानी कि जी प्लस एफ इज इक्वल टू कितना है, 8 है। यहाँ पे लिख देंगे जी प्लस एफ। अब जी का वैल्यू तो पहले से पता है 3, और जी एफ मिल करके 8 बन जा रहा है, यानी कि एफ का वैल्यू कितना, 5, तब ना 5 3 8 होगा यहाँ पर। उसी तरीके से एच और टी का इंटरसेक्शन, सो एच टी का इंटरसेक्शन एरिया कौन सा, ये वाला, है ना। सो इसमें कौन कौन सा चीज़ आ रहा है, डी प्लस जी, ये हो गया डी प्लस जी। अब डी प्लस जी मिल करके 11 बना रहा है, और जी का वैल्यू 3 है, तो डी कितना, 8, तब ना 8 3 11 होगा, ठीक है। एच आई, इन दोनों का कॉमन एरिया हो गया ये, है ना, ये मतलब ई प्लस जी, ई प्लस जी मिलकर के बना रहा है 9, जी का वैल्यू 3, तो ई का वैल्यू 6, तब ना 6 3 9 हो गया, ओके। अब देखिए एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी कि टोटल ऐसा कितना स्टूडेंट है जो कि 25 हिंदी एच न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, 25 है। तो एच न्यूज़पेपर पढ़ने वाला स्टूडेंट कितना है यहाँ पे, ये टोटल, मतलब ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई, है ना। ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई। समझ पा रहे बात को, ये चारों मिला करके जो है 25 बना है। तो देखिए 8 3 11 और 6 17, तो ए का वैल्यू कितना बचा, 8, 17 और 8 25। उसी तरीके से टी जो है अपना वो कितना है, 26, क्योंकि 26 स्टूडेंट जो है इस ग्रुप में आ रहा है, और इस ग्रुप में क्या क्या है, बी डी जी और एफ। तो 8 3 11 और 5 16, 16 और 10 26, सो बी का वैल्यू अपना 10 हो गया। उस तरीके से आई का वैल्यू भी दिया हुआ है 26, तो ये जो है टोटल 26 है, और इसमें कौन कौन सा आ जा रहा है, ई जी एफ और सी, 6 3 9 5 14 और 12 26, ठीक है। सो ए का वैल्यू 8, बी का वैल्यू 10, सी का वैल्यू 12। सो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला स्टूडेंट का संख्या क्या, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 10 8 18 और 12 30, खत्म। सब यहाँ पर समझ का खेल है, इसको हम बहुत ही स्लोली बताए हैं,
एक बार वीडियो को आप वापस जा करके देखें तो आपको जो समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान चीज़ है, बस यहाँ पर जो ABCD ये सब है ये सबको पकड़ना है बस। आखिरी क्वेश्चन नंबर 16। इसमें 21 लोग ऐसे हैं जो कि प्रोडक्ट A को पसंद करते हैं, 26 लोग B को पसंद कर रहे हैं, 29 लोग C को पसंद करते हैं। 14 लोग ऐसे हैं जो कि A और B दोनों प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। 14 लोग फिर ऐसे हैं जो कि B और C दोनों प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। 12 लोग C और A को पसंद कर रहे हैं। 8 लोग ऐसे हैं जो कि तीनों प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। पता ये करना है कितने लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट C को पसंद करते हैं। तो अभी अगर आपको 15 नंबर समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन आप खुद से बना लेंगे वेन डायग्राम से ही। देखिए आप कहते हैं थोड़ा लैंग्वेज अगर लिखना चाहें तो डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे भाई वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाता है। चलिए ये हो गया अपना प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B, प्रोडक्ट C, ठीक है। वेन डायग्राम को आप इधर लंबा खींच लेते हैं। ये रहा अपना वेन डायग्राम। ओके, A, B और ये रहा C। इसको मानते हैं A का मतलब कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि सिर्फ प्रोडक्ट A को पसंद करते हैं, वो हो गया A। B हो गया सिर्फ B को पसंद करने वाला, और C हो गया सिर्फ C को पसंद करने वाला। यानी कि यही पता करना है अपने को, C पता करना है। उसके बाद A और B दोनों प्रोडक्ट को पसंद करने वाले लोग जो हैं, यानी कि ये जो एरिया है इसको हम मान लेते हैं D। A और C प्रोडक्ट को पसंद करने वाले लोग, यानी कि ये वाला पोर्शन, इसको मानिए E। B और C को पसंद करने वाले लोग, यानी कि ये पोर्शन, ये हो गया अपना F। तीनों प्रोडक्ट को पसंद करने वाले लोग, यानी कि ये जगह, ये पोर्शन, ये हो गया G। तो तीनों प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं 8 लोग, तो ये हो रहा G। C और A को पसंद करने वाले लोग कितने हैं? 12। C और A, यानी कि ये पोर्शन। सो इस पोर्शन में क्या क्या चीज़ आ रहा है? G प्लस E, यानी कि ये जो 12 लोग हैं ये G और E का सम है। अब G का वैल्यू तो पता है 8, तो E का वैल्यू कितना हो गया? 4, तब ना 8 4 12 बनेगा यहाँ पे। तो E हो गया अपना 4। उसी तरीके से B और C का कॉमन एरिया 14, तो B और C यानी कि ये पोर्शन, क्या क्या है इसमें? G और F, G प्लस F, ठीक है। तो G तो अपना 8 है ही, तो F कितना रहा? 6, तब ना 8 6 14 बनेगा, ये हो गया 6, ठीक है। 8 और 6 14। उसी तरीके से A और B का इंटरसेक्शन 14 है। A और B का इंटरसेक्शन यानी कि ये पोर्शन, क्या क्या है इसमें? D प्लस G, तो ये रहा D प्लस G। अब G का वैल्यू तो 8 है, तो D कितना हो गया? 6, तब ना 8 6 14 बनेगा। ओके, अब आते हैं A पर। A कितना है टोटल? 21। अब जब A 21 है तो A का मतलब क्या हो गया? ये पूरा मतलब A प्लस D प्लस G प्लस E। यहाँ पे लिखेंगे, हाँ जगह ही नहीं बचा है यहाँ पे, क्या करें? यहाँ पे लिख लेते हैं A प्लस D प्लस G प्लस E, है ना। A D G E, ये 4 मिलकर के कितना बन रहा है? 21 बन रहा है। अब इसमें D G और E तो पता है, A कितना बचा? 8 6 14 4 18, 3 21, यानी कि A का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से जो B है, यानी कि ये पूरा, ये किस किस से मिलके बना है? D B F और G, D B F और G। तो इसमें 3 का वैल्यू तो पता है, B का वैल्यू आप पता कर लीजिए कितना हो जाएगा? 8 6 14 14 6 20 और टोटल है 26, तो ये जो है 6 हो जाएगा। 8 6 14 6 20 6 26, है ना। B का वैल्यू अपना 6 हो गया। उसी तरीके से C पर आते हैं, तो C किस से मिलके बना है? ये हुआ C, है ना। E G F और C, E G F और C। तो यहाँ पे C का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 4 12 6 18, टोटल हो रहा है 29, यानी कि 11। C का वैल्यू जो है 11। बस। सो सिर्फ C प्रोडक्ट को पसंद करने वाले लोग कितने हैं? 11 लोग हैं। हिंट्स आंसर, ठीक है। थोड़ा बहुत लैंग्वेज जो है आप यहाँ पे सजावट करके आप लिख सकते हैं अपने मन से, ठीक है।
तो भी नंबर मिल जाएगा, नहीं लिखेंगे तो भी नंबर मिल जाएगा। मेन है ये कॉन्सेप्ट समझना, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया तो आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये बात अगर आपको समझ में आ गया है ना अच्छे से, तो लैंग्वेज में आप लिख ही लेंगे। ठीक, जैसे अगर मानते हैं आप लिखने गए हमको, तो हमको कहें लैंग्वेज लिखने के लिए, तो देखिए ऐसे करके आप लिख सकते हैं कि इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम सर्किल ए इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स लाइकिंग प्रोडक्ट ए। ये जो सर्किल ए है अपना, है ना, यहाँ पर ये सर्किल उन स्टूडेंट्स को इंडिकेट करता है जो कि प्रोडक्ट ए को पसंद करना है, मतलब ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी, ए डी ई जी। सिमिलरली सर्किल बी इंडिकेट्स दोज स्टूडेंट्स हु लाइक प्रोडक्ट बी, मीन्स डी बी जी एफ, है ना, डी बी जी एफ। सेम सी के बारे में लिख देंगे ई जी बी, ई जी एफ सी, ई जी एफ सी। सेम उसी तरीके से हम लोग कॉमन के बारे में लिखेंगे, सेम उसी तरीके से ए बी सी के बारे में लिखेंगे, और तब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन उसको लिख देंगे, और इस तरीके से फाइनली जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको बता करके बोर नहीं करेंगे। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि इसका पूरा लैंग्वेज आपको लिख करके हम बताएं, तो आप कमेंट में एक बार लिख दीजिए, हम उस पर जो है एक वीडियो बना ही देंगे। ठीक है, सो इस तरीके से अपना पूरा लेसन आज ख़त्म हुआ। फाइनली बहुत टाइम लगा, लगभग 3 महीना के आसपास, 2 महीना तो मिनिमम लग ही गया है ना। अगर आप फर्स्ट वीडियो देख ले जा करके और आज का वीडियो आप देखें तो 2 महीना तो मिनिमम लगा है।